नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण, ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 12 है। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एग्जाम पैटर्न पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कंसेप्ट की, इस प्रैक्टिस सेट, इस सेशन की। और शुरुआत होगी कल के मॉक क्वेश्चन से। जो पिछला इसका प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने मॉक क्वेश्चन देते हैं, सभी को पता है। अंतिम प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन होता है, और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कल के मॉक क्वेश्चन। पहला स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र, जितने भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं टीचर्स फैमिली पर, अवर फैमिली पर, शिक्षकों के परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। प्रश्न यह है कि कौन सा पादप उत्पादन जो है साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपर्युक्त सभी। तो बहुत सारे मित्रों ने यहाँ पे रीठा कमेंट किया था, जो बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने रीठा कमेंट किया, जयसवाल सर सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, थैंक्स करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग इसी तरह सहयोग करते रहें, फीडबैक करते रहें, और वो दिन दूर नहीं जहाँ पे ईवीएस में 30 में से 30 आप लेकर आएंगे, और अपनी ही मेहनत पर आप लोग खुश होंगे। तो रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग दोस्तों बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि रीठा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, या बालों के संरक्षण के लिए रीठा का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी दोस्तों। बीटी कपास की बात करेंगे। समस्त टीटी एग्जाम प्राइमरी लेवल, ठीक है, अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। बीटी कपास एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है दोस्तों? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। जी हाँ, क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास में पौधे में बेसिलस थुरिंजिनसिस जीवाणु की उपस्थित होती है, और इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। सेकंड प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे। दोस्तों, वो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? हो सकता है दोस्तों आपसे 30 से 40% बनते भी होंगे, लेकिन आपको पता है ये समस्त टीटी एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे के कंसेप्ट से। जी हाँ दोस्तों, कंसेप्ट लाजवाब है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोहाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। सभी लोग कमेंट करेंगे। कहते हैं ना, जो क्वेश्चन बनता है, अगर बुक पढ़ी है, एक बार पढ़ लिया, दोबारा उसको अगर नहीं पढ़ा है तो वो फिर भूल जाता है। पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। जी हाँ, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? वह दोस्तों कहलाता है कैल्शियम कार्बाइड। कहते हैं ना, कार्बाइड डाल दो, केला पका लेते हैं, आम पका लेते हैं, कार्बाइड ले दो। कार्बाइड के द्वारा ये सारी चीज़ें पकाई जाती हैं। आम देखिए कच्चा तोड़ लिया जाता है, ठीक है, जब जाली आम में पड़ जाती है। गांव की भाषा में बोलूँगा मैं एक, ठीक है, मैं एक गांव का लड़का हूँ, गांव का व्यक्ति हूँ, और देसी हूँ दोस्तों, देसी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ मैं। तो कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे। क्या आपके घरों में या आपके आसपास कैल्शियम के द्वारा आम और केला जो है पकाया जाता है? कमेंट करें। देखिए, आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaCO3 नामक रसायन प्रयोग किया जाता है। इस रसायन में दोस्तों एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंसेप्ट डिटेल के साथ लाते हैं दोस्तों, ताकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, ये नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड रसायन में दोस्तों एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। प्रश्न आ सकता है कि कैल्शियम कार्बाइड रसायन में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल को पकाने में सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, CaCO2 प्लस 2H2O दिया गया है, इक्वल टू C2H2O प्लस CaOH2।
ये आपका सूत्र होता है CaCO2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और CaCO2 मिल गया। इसके बाद पानी के दो अणुओं को मिला दिया जाता है कैल्शियम कार्बाइड को, तो एसिटिलीन हमारा बनता है, C2H2O बनता है, ठीक है। तो C2H2 बनता है, क्या बनता है, C2H2, और C2H2 को ही एसिटिलीन बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, ठीक है, मिसस्टैंड हो सकता है तो आप फीडबैक करके जरूर बताएं। इनमें से कौन दोस्तों द्विबीजपत्री है? बहुत ही आसान नॉर्मल प्रश्न है। द्विबीजपत्री पौधा समष्टि एग्जाम प्राइमरी लेवल में पूछा गया प्रश्न है। इसे मुझे बोलने या ठीक है उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप लोग अभी तक कमेंट भी कर चुके होंगे। तो द्विबीजी पत्री जो पौधा होगा सरसों होता है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे। कहिए तो मैं आपको एक पेड़ भी बना देता हूँ इसमें द्विबीजी, ठीक है, इसमें कोई भी अगर पत्ते होते हैं तो दो ऐसे ऐसे होते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो ये क्या कहलाता है? द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है, ठीक है। 20 इसमें दो पत्तियां निकलती हैं। वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले या दो दल वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि, ये दो दल वाले होते हैं। आप लोग इनके दानों को देखेंगे तो इनमें दानों से बीज होते हैं, ठीक है, दो दल वाले, दो पत्ती, ठीक है, दो दल में विभाजित हो जाते हैं, और इनका जो दो दल में विभाजित होते हैं बीज से क्या है, फिर यहाँ पे पत्तियाँ निकलती हैं, तो वो हमारा द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सरसों, अरहर, मटर, चना, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, पैलिसेड या कैम्बियम? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल का अधिग्रहण सभी लोग जानते हैं जाइलम द्वारा होता है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। पौधे में दोस्तों मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पौधे में मिट्टी से किसका अवशोषण करता है? तो जल का अवशोषण करता है पौधा, और संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। और जाइलम मृदा से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करता है। जो जाइलम होता है, ये आप दो देखे होंगे, ये पेड़ हो गया मान लीजिए, ठीक है, इस पेड़ की ये जड़ें हो गई, तो ये जो जड़ें होती हैं, ये जड़ में से जो खनिज लवण होते हैं मिट्टी से, ठीक है, नीचे जो मिट्टी है, खनिज लवण और ये सारी चीज़ें आपका जल जो है जाइलम के द्वारा अवशोषित किया जाता है और पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवों को व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन आपके दोस्तों एटियोलॉजी से किया जाता है, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी द्वारा। तो डेमो यानी दिखाना होता है, तो जीवों का व्यवहार की बात की गई है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वह दोस्तों हमारा इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। सभी लोग नोट कर लेंगे, जीवों को व्यवहार हमारा इथोलॉजी कहलाएगा। और नियोलॉजी जो होता है विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होते हैं उनका अध्ययन नियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो नियोलॉजी और इथोलॉजी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इथोलॉजी में जीवों का व्यवहार और नियोलॉजी में जो तंत्रिका तंत्र में रोग होते हैं उनका अध्ययन आपका नियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सैक या लाइकेन की बात करेंगे, दोनों सेम है। यह परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सैक या लाइकेन है। सभी लोग जानते हैं सैक लाइकेन क्या होता है, ये हमारा सहजीवी है। ऐसे जंतु या पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहे जाते हैं। राइबोसोम हो गया फॉर एग्जाम्पल, सैक लाइकेन ये प्रमुख सहजीवी कहलाते हैं। दोस्तों वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियां का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं, और इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां जो है, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान, शिलाएं, मुख्य शैवाल बहुरंगी होता है। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है। शैवाल बहुरंगी होता है और लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर पर आधारित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, लाइकेन जो है दो वनस्पतियों का समूह है। पहला है शैवाल और दूसरा है कवक, और शैवाल बहुरंगी होता है, ये नोट कर लेंगे। हर एक दोस्तों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी
मेरे प्यारे मित्र, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सिल्वी कल्चर की बात करेंगे। बहुत बार टीटी एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर दोस्तों संबंधित है वन एवं अन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या उल्व क्या है उर्वरक। देखिए सिल्वी कल्चर, कल्चर की बात की गई यानी कि हमारे प्रकृति की बात की गई है, और सिल्वी की बात करते हैं तो हमारा ट्रैक्टर, टाली या कुछ सील्ड विल्ड, ठीक है, सील्ड जो होते हैं, बोने वाला जो भाग होता है जिससे जोतने वाला होता है, ठीक है, एक बोने वाला होता है, उसे सील्ड वुल्ड वगैरह से कुछ बोलते हैं। तो वही हमारा संबंध आ रहा है, खेती संबंधित है। तो सिल्वी कल्चर आप क्या हो जाएगा यहाँ पर वन एवं वन उत्पाद हो जाएगा। जी हाँ, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वन एवं वन सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का जो है संपादित होता है, सभी पौधे द्वारा संपादित होता है, सभी जंतुओं पौधे द्वारा होता है, सभी हरे पौधे द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा होता है, जैसे कोविड-19 ये वायरस। देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे में कमेंट करेंगे सूर्य के उपस्थिति में सारी चीजें होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है दोस्तों सभी हरे पौधे में होता है। जी हाँ, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंग जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से या सूर्य की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर डालते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जिससे हम लोग उससे जीवित रहते हैं। तो अपने जीवन, अपने लाइफ में, अपने प्रगति में 1-2 पेड़ अवश्य लगाएं दोस्तों। अपने आसपास अपने साथी से भी बोलें 1 पेड़ लगाएं, क्योंकि वही हमें जीवन देते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है? नीले की बात करेंगे, पीले की बात करेंगे, हरा की बात करेंगे। पीला, इस समय सरसों एकदम प्रगति पर है, फूल आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल सरसों इस समय प्रगति पर है, फूल पीला है, और भुनगुट जो होते हैं पीले रंग को बहुत भाते हैं। और पीला रंग हमारे जब भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे नाम श्री कृष्ण की आ जाते हैं। जी हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों हम लाल रंग की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में? तो लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तीव्र होता है, और नीले में से लाल कुछ कम तथा हरी बैगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होता है। तो बैगनी में यहाँ पर क्या दिया, हरा और बैगनी में कम किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से। देखिए हर एक क्वेश्चन हम समझते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सा चूक क्या हो जाती है, गलती हम क्या कर देते हैं, या भूल कह सकते हैं भूलवश हो जाता है कि क्या प्रश्न को हम अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं। जितना ज़्यादा प्रश्न समझेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर जाएगा, अच्छा स्कोर जाएगा तो सिलेक्शन आसानी से होगा। तो प्रकाश संश्लेषण किया हरे पौधे द्वारा निकलना, तो निकलना क्या निकलती है, ऑक्सीजन O2 निकलती है, और ग्रहण CO2 करती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ये सूत्र तो हम शायद कर चुके हैं, 6CO2 + 12H2O इक्वल टू, ठीक है, C6H12O6, ये हमारा कहलाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र कहलाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान है कि ऐसी प्रक्रिया जो दोस्तों युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता हो। देखिए श्वसन और प्रजनन जीव भी करते हैं, जंतु भी करते हैं, पौधे में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम पौधे में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। केंद्रक और कोशिका कला दोनों में होता है, लेकिन क्लोरोफिल और रसधानी ये केवल दोस्तों पौधों में पाया जाता है। ये जंतुओं में क्लोरोफिल और रसधानी नहीं होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, यह युग्म जो है पौधे और जंतुओं से अलग कर देता है। यह जंतु कोशिका में आपका क्लोरोफिल और रसधानी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, ठीक है। जीव और संग्रहण दिया गया है, हार्बेरियम, वाइरेमियम, एक्वेरियम, टेरेरियम।
में संग्रहण मछली, केचुआ, तितली, शाक। इन यानी कि आपको बताना हार्बेरियम संग्रहण में किस जीव का किया जाता है, वायरेरियम में या मछली के द्वारा मछली का संग्रहण संग्रहण और जीव, जीव यहाँ पर दिया गया है और संग्रहण ये कहलाता है। यहाँ पर मिसटेंडिंग हो गया है तो सभी लोग कमेंट करेंगे। और यहाँ पे कूट भी दिया गया है, राइट ऑप्शन हम बताएंगे। सभी लोग कमेंट दोस्तों अगर आपसे आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, अपना फीडबैक अपना ओपिनियन जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए राइट ऑप्शन जान लेते हैं। देखिए राइट ऑप्शन आपका दिया गया है जीव और संग्रहण दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों मछली को सभी लोग जानते हैं एक्वेरियम में रखा जाता है, और केचुए के टेरेरियम में रखा जाता है, और तितली की बात करें तो वायरेरियम, वायुवेरियम मतलब वायु समझ लीजिए, वायु में तितली उड़ती है, इतना आपको थोड़ा याद रखना है। और बात करेंगे हर्बेरियम यानी साग, साग कैसा होता है, साग सब्जी हरा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया हर्बेरियम में, साग को कहाँ पर रखा जाता है तो हर्बेरियम में रखा जाता है, ये वो साग नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में है कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट धड़कन होती है। तो सभी लोग जानते हैं, कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स से। 4 ऑप्शन है 72, 70, 75, 80। तो सभी लोग जानते हैं 1 मिनट में 72 बार एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। जो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, हमारे शरीर का वह भाग, वह अंग यकृत, वृक्क, फेफड़ा या हृदय हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अमोनिया को यूरिया में बदलना किसके द्वारा, तो यकृत के द्वारा बदला देखते हैं, लीवर के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया मूत्र के साथ शरीर के बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस करते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कौन दोस्तों वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है वह हमारा नीली हरी शैवाल हो जाएगा। जी हाँ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नीली और हरे शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः आपकी O2 है, H2 है, N2 है या दोस्तों आपकी CO2 है। सभी लोग कमेंट करेंगे। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली O2, H2, N2, CO2। तो सभी लोग जानते हैं ग्रहण करना यानी लेना, तो श्वसन के दौरान यानी मनुष्य यानी आप और हम लोग श्वसन के दौरान जो हम सांस लेते हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया यानी सांस लेना और छोड़ना, ये क्रिया कहलाती है। तो ग्रहण हम देखिए O2 करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती। जो फसल चक्रण किया जाता है उस प्रक्रिया पर या उस दौर पर मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता यानी संभव होगी कि ये तत्व नहीं कहीं जा सकता। अब वह ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है फसल चक्र के, यानी फसल चक्र करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका गेहूं का सीजन हो गया, फिर आता है धान का सीजन, ठीक है, उड़द मूंग का सीजन आता है, फिर इसके बाद चना का। तो पहले जो बारिश के सीजन में आता है वह ऊपरी भाग पर आता है, ठीक है, मिट्टी में ऊपरी भाग पर बोया जाता है। फिर इसके बाद जब ठंड का समय आता है उस पर बोया जाता है, तो वो जो जड़ें उसकी होती हैं थोड़ा मिट्टी के नीचे जाती हैं। तो यही होता है फसल चक्रण, एक बार ऊपर के मिट्टी की उर्वरक शक्ति ले लेता है, ठीक है, वृक्ष, फिर एक बार नीचे वाले जैसे आपका राई हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, इनकी जड़ें थोड़ा नीचे तरफ जाती हैं। तो फसल चक्र यानी क्रॉप साइकिल के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। और दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम लेमुमिनोसोरम होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत नाम थोड़ा ज़्यादा लंबा है,
तो आपको यहाँ पर लिखा भी गया, आप लोग देख सकते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों को नाइट्रोजन एक यौगिक यानी नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? हरा, आप देखते होंगे पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? ठीक है, क्लोरोकिन के कारण, क्लोरोफार्म, क्लोरोफिल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो पत्तियों में हरा रंग जो होता है सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल के कारण होता है, या कह सकते हैं पर्णहरिम भी बोल सकते हैं। तो पर्णहरिम क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कहलाता है। प्रश्न आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। वह पर्णहरिम और क्लोरोफिल होता है और इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम के तत्वों से होता है। और क्लोरोफिल जो दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल 2। ये सभी स्वपोषी पौधे में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? स्वपोषी पौधों में पाया जाता है। जबकि क्लोरोफार्म एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक दवा है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई आपका ऊतक, रक्त, कोशिका, प्रोटीन है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई पूछा जा रहा है, तो जीवन की मूलभूत इकाई आपकी कोशिका हो जाएगी। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है और यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। और कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है। हमारा शरीर, आपका शरीर किससे बना हुआ है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और इसकी खोज 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। भी प्रश्न आ सकता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1965 में। और कोशिका का अध्ययन कोशिका जैविकी साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जैविकी कहलाता है या साइकोलॉजी कहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसके बाद 5 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो दोस्तों दूध से दही बनाना है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, तापीय है या नाभिकीय परिवर्तन? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आसान सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दूध से दही बनाना ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दूध से दही बनना रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, केमिकल चेंज बोल सकते हैं, के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु नए पदार्थ से पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार दूध से दही की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दही से पुनः दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला अमाशय है, यकृत है, आंत है या वृक्क हो जाएगी? तो हमारे और आपके शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वह क्या हो जाएगी दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यकृत की बात करेंगे। मनुष्य के शरीर में की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहते हैं। यकृत कोशिकाओं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक कर लिया होगा। दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़े। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको वहां पे नोट्स पीडीएफ फाइल मिलता है, तो टेलीग्राम में जुड़े। लिंक भी दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, सबसे नीचे जाके चेक भी कर सकते हैं या सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों अब आप लोग इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल सर को फॉलो कर सकते हैं अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। वहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको मोटिवेशन की चीज़ें और जायसवाल सर के साथ डायरेक्टली आपको मैसेज, चैट, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 9 PM से 10 PM वहाँ पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द हम लोग इंस्टाग्राम पर लाइव भी मिलेंगे, वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। देखिए दोस्तों जो जलीय जंतु होते हैं उनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, पुस्तक फुफ्फुसिस द्वारा होता है, वायुकोष द्वारा होता है या गलफड़े द्वारा होता है। तो जलीय जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? जलीय जंतु जो यानी पानी में रहते हैं, तो पानी में जो रहते हैं किसके द्वारा करते हैं? तो गलफड़े के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मछली की बात करें तो किसके द्वारा ये श्वसन करते हैं? तो गलफड़े के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाला शारीरिक लक्षण को क्या कहते हैं? जो वातावरण के अनुरूप पौधे या जंतु में पाए जाने वाले एक शारीरिक लक्षण है उसको अनुकूलन कहते हैं।
परजीविता, रूपांतरण या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो वातावरण के दौरान जो है अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाला जो शारीरिक लक्षण है उसे ही दोस्तों अनुकूलन कहते हैं। आप लोग सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने कि वातावरण के अनुरूप पौधे यानी प्लांट्स की बात करेंगे एवं एनिमल्स हो गए, पाए जाने शारीरिक लक्षणों के अनुकूलन कहलाता है। जो उनका शारीरिक लक्षण होता है वह उस वातावरण का अनुकूलन कहला जाता है। अगला प्रश्न है, और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, आप और हम सभी लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक होते हैं, भोजन तो बनाते हैं लेकिन आवश्यक क्या होते हैं? ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित। यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। राइट ऑप्शन क्या होगा? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, इनको आवश्यकता चाहिए भोजन बनाने में, तो CO2 की आवश्यकता चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये सूत्र आप लोग देख पा रहे हैं, 6CO2 + 12H2O, C6H12O6, इसी को ही शर्करा कहते हैं, C6H12O6, 6H2O + 6O2, यानी कि पानी के 6 अणु आपके निकल जाते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु भी बाहर निकलते हैं। इसी को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें क्रिया होती हैं। और ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे। जी हाँ, मानव शरीर के तापमान से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस में 33, 38, ठीक है, 98, 37। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान सभी लोग जानते हैं 37 की बात करेंगे। और अगर बात करें, देखिए एक आता है आपका फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में आता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगर केल्विन में पूछा जाता है तो 310 केल्विन होता है। 3 टाइप में आपका तापमान पूछा जाता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन होता है। और चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों का मॉक क्वेश्चन क्या दिया गया है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। तो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर आपके एस्बेस्टस से होता है, टेक्सटाइल से होता है, सिलिका से होता है या पेपर से होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, तो इस परिवार को सब्सक्राइब करें। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास, हर एक सेशन का आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।